विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस समय हम आपको पौधों में जनन पाठ के अंतर्गत कायिक जनन पढ़ा रहे थे। पिछले दिनों में आपने पौधों में कायिक जनन की विभिन्न विधियां, कायिक जनन के लाभ, कायिक जनन की हानियां और कायिक जनन से संबंधित एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन आप पढ़ चुके हैं। आपने प्रारंभ में ही पढ़ा था पौधों में जनन की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं: कायिक जनन, दूसरी अलैंगिक जनन और तीसरी लैंगिक जनन। इन 3 विधियों में से आप कायिक जनन को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब आज हम आप लोगों को पौधों में अलैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कायिक जनन में आपने देखा कि यह जनन की सबसे सरल विधि होती है। इसमें एक ही पादप से नई संततियों का विकास होता है और जनन के लिए कोई भी विशेष संरचनाएं नहीं बनती हैं। तो कायिक जनन को जीव जगत में सबसे सरल प्रकार का जनन माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की लैंगिक संरचनाओं का विकास नहीं होता है। बस वही कायिक संरचनाएं जो होती हैं, उन्हीं कायिक संरचनाओं से ही विभिन्न विधियों के द्वारा नए जीवों का विकास हो जाता है। अब हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधे के शरीर पर जनन के लिए कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं। पौधे के शरीर पर जनन के लिए कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं, परंतु यह संरचनाएं बनने के लिए 2 कॉम्पिटेबल स्ट्रेन्स या 2 अलग-अलग प्रकार के जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये एक ही पादप शरीर पर विशेष संरचनाएं जनन के लिए विकसित होकर के और उसी से नए पौधों का विकास होता है। तो क्योंकि इस अलैंगिक जनन में एक ही पादप शरीर की आवश्यकता होती है नई संततियों को उत्पन्न करने के लिए, एक ही कॉम्पिटेबल स्ट्रेन्स की आवश्यकता होती है संतति को उत्पन्न करने के लिए, इसलिए इसे एकल जीव जनन भी कहा जाता है। इसमें जननांगों का विकास, अलग अलग प्रकार के जननांगों का विकास, उनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, न तो उनमें निषेचन होता है। अर्थात अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन, प्लाज्मोदेमी और कैरियोगैमी की जो घटना होती है वो नहीं पाई जाती है। तो इसको अगर हम देखें तो कायिक जनन की अपेक्षा कुछ विकसित प्रकार का जनन होता है। जैसा कि कायिक जनन में जननिक संरचनाएं भी नहीं बनती हैं, इसमें जननिक संरचनाएं बनती हैं, लेकिन यह लैंगिक जनन की अपेक्षा कम विकसित प्रकार का जनन है, क्योंकि इसमें नर और मादा जननांग और निषेचन, युग्मक जनन आदि प्रक्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन पौधों में जनन की वह विधि है जिसमें जनन के लिए विशेष संरचनाएं बनती हैं, परंतु ये विशेष संरचनाएं एक ही पादप शरीर पर बन करके उन्हीं से नई संततियों का विकास हो जाता है। इनमें निषेचन, युग्मक जनन और भ्रूण निर्माण जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। तो क्योंकि इसमें जनन के लिए एक ही जीव की जरूरत होती है, इसलिए इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन है, इस प्रकार के जनन के द्वारा बनने वाली जो संतानें होती हैं, नई संतानें होती हैं, वो अपने मातृ पौधे के क्लोन भी होती हैं। उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की संभावना नहीं रहती है। ये भी कायिक जनन की तरह बनने वाले
जो संतानें होती है उन्हीं की तरह ये आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। तो पौधों में, विभिन्न प्रकार के पौधों में कायिक जनन की भी विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। इन अलैंगिक जनन की विधियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की पहली विधि या पहले सारी विधियों को हम एक बार लिख दे रहे हैं। पहली विधि है अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की विधियां। मेथड्स ऑफ asexual reproduction। पहली विधि है इसकी, सबसे पहले विधि द्विविभाजन। द्विविभाजन या बहुविभाजन, दोनों को आप एक में ही रख करके पढ़ सकते हैं। द्विविभाजन या बहुविभाजन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। दूसरी विधि है इसकी अलैंगिक जनन की दूसरी विधि बीजाणु जनन। स्पोर फॉर्मेशन। तीसरी विधि है इसकी मुकुलन चौथी विधि है अलैंगिक जनन की कलिका निर्माण। जेम्यूल फॉर्मेशन। खंडीभवन, इसी को आप विखंडन कह सकते हैं या फ्रेगमेंटेशन। छठी विधि है जेमा निर्माण। सातवीं विधि कोनिडिया निर्माण। तो ये इतनी विधियां हैं जिनके द्वारा पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। पहली विधि होगी द्विविभाजन या बहुविभाजन, बाइनरी और मल्टीपल फिशन। दूसरा बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। तीसरी अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन या बडिंग। चौथी अलैंगिक जनन की विधि कलिका निर्माण या जेम्यूल फॉर्मेशन। पांचवी खंडीभवन या जिसे विखंडन भी आप कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। छठी विधि जेमा निर्माण, जेमा फॉर्मेशन। और सातवीं विधि अलैंगिक जनन की कोनिडिया निर्माण। तो अब हम एक एक करके आपको इन विधियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। अलैंगिक जनन की द्विविभाजन या बहुविभाजन विधि। तो यह विधि मुख्यतया एक कोशिकीय पादपों जैसे जीवाणुओं में, ईस्ट में, एक कोशिकीय कवक है ईस्ट, और यूग्लिना आदि में पाई जाती है। अमीबा में भी पाई जाती है, लेकिन अमीबा जंतु की श्रेणी में आता है। तो यहाँ हम इसको उदाहरण स्वरूप इसमें ईस्ट, यूग्लिना
और जीवाणुओं को लेते हैं। तो ये है अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे सरल विधि है। इसमें एक कोष की जो मातृ कोशा होती है, ये मान लीजिए ईस्ट कोशा है, ये इसका न्यूक्लियस है। यह वृद्धि और विकास करके जब मेच्योर होती है तो मेच्योर होने पर इसका जो केंद्रक है पहले अंदर ही अंदर इनलार्ज होने लगता है, एक्सटेंड करने लगता है, यानी केंद्रक लंबाई में बढ़ने लगता है। और यह लंबाई में बढ़ करके पहले यही दो भागों में बंटने की प्रवृत्ति करता है। ये अब ये कोशिका जब केंद्रक धीरे धीरे केंद्रक पे विभाजन होने लगता है, इसी दौरान इस कोशिका में इसके कोशाद्रव्य में भी विभाजन प्रारंभ होता है। ये इसका केंद्रक इस तरह से विभाजित होने की स्थिति में आ गया। अब ये सेल भी डिवाइड होने लगी। अब कुछ समय बाद इसकी ये जो दो सेल्स जो बन रही थी और ये खांच गहरी हो जाती है और ये धीरे धीरे दो कोशिकाएं इस तरह से ये बन गई आपकी टू डॉटर सेल्स। इस तरह से इसी तरह इकोलाई नामक जीवाणु में, ईस्ट में और यूग्लिया में जो विभाजन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जननी प्रक्रिया नहीं होती है, बस साधारण तरीके से ही एक जब कोशिका मैच्योर होती है, वृद्धि और विकास करके जब परिपक्व होती है, वही कोशिका में पहले केंद्रक विभाजन प्रारंभ करता है और धीरे धीरे केंद्रक विभाजित होकर के फिर उसका कोशाद्रव्य विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाएं बना लेता है। और ये कोशिकाएं अपनी पेरेंट कोशिका के ही समान होती हैं, इनमें आइडेंटिकल्स होती हैं ये, और ये फिर से अब दोबारा फिर वृद्धि और विकास करती हैं और फिर दूसरे चक्र में आ जाती हैं। एक मात्र कोशिका से संतति कोशा बनने तक की जो पूरा समय होता है, इस समय को एक कोशा चक्र या एक विभाजन चक्र कहते हैं। अलग अलग एक कोशिकीय जीवों में, अलग अलग एक कोशिकीय पादपों में यह समय अलग अलग होता है। जैसे ई कोलाई में विभाजन चक्र 22 से 28 मिनट का होता है। तो इस तरह से आपने देखा ये द्विविभाजन की घटना है जो पौधों में अलैंगिक जनन की विधि होती है, जो एक कोशिकीय पौधों में पाई जाती है। इसी तरह अमीबा में या कुछ दूसरे जंतुओं में बहुविभाजन भी होता है, दूसरे पौधों में बहुविभाजन भी होता है। इसमें बस यही है कि एक मात्र कोशा एक साथ कई, उसमें पहले केंद्रक कई टुकड़ों में टूटता है और फिर वो एक एक टुकड़ा जो है थोड़े थोड़े कोशाद्रव्य को लेकर के फिर उतनी कई सारी कोशिकाएं बना लेता है। वो भी ठीक इसी तरह द्विविभाजन के जैसा ही है, लेकिन उसमें दो के बजाय कई सारी नई कोशिकाएं या नए सेल बन जाती हैं। तो ये अलैंगिक जनन की द्विविभाजन विधि है। अब हम दूसरी विधि पढ़ते हैं, बीजाणु जनन। स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप यानी बीजाणु क्या होते हैं, बीजाणु या स्पोर्स वे सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिसमें कुछ जीवद्रव्य संचित होता है और यह एक आवरण से घिरा होता है। इसमें अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित करके उस नए पादप को जन्म देने की क्षमता होती है जिससे वे बने होते हैं। ठीक हो गए स्पोर्स। स्पोर्स द्वारा, स्पोर या फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन कवकों में मुख्य रूप से पाया जाता है। तमाम सारे कवक है, म्यूकर है, राइजोपस है, इनमें कवक बीजाणु द्वारा जनन ही मुख्य होता है। आपने म्यूकर और राइजोपस, जिसको ब्लैक मोल्ड और व्हाइट मोल्ड कहते हैं, ब्लैक मोल्ड और ब्रेड मोल्ड कहते हैं, इनमें देखा होगा। अगर इसको आप जो सूक्ष्मदर्शी में देखें तो इसमें
तमाम सारे स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। तो वास्तव में ये जो कवक होते हैं, ये कवकों में की मुख्य संरचना में उसका माइसीलियम होता है, और माइसीलियम छोटे छोटे अत्यंत पतले पतले धागे सदृश संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इन धागे सदृश संरचनाओं को ही फंगल हाइफी कहते हैं। ये हो गए फंगल हाइफी। इन फंगल हाइफी को ही कंबाइंड रूप से माइसीलियम कह देते हैं। इन्हीं फंगल हाइफी में से जो कवक तंतु होते हैं, इन्हीं कवक तंतु में से कुछ कवक तंतुओं के अग्रभाग फूल करके ऐसे गोल हो जाते हैं। ये जो गोल सी संरचनाएं होती हैं, अब इस गोल सी संरचना को ही स्पोरेंजिया कहते हैं। सिंगुलर में स्पोरेंजियम, प्लूरल में स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजियम में आगे इस फंगल हाइफा का जीवद्रव्य आकर के यहाँ इकट्ठा होता है, और फिर ये जीवद्रव्य छोटे छोटे गोल गोल सी संरचनाओं में इस तरह से संग्रहित हो जाता है। इन्हीं संरचनाओं को हम स्पोर कहते हैं, स्पोर या बीजाणु। जब ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड को या इस राइजोपस या म्यूकर को जब आप देखेंगे सूक्ष्म दृष्टि में, तो बहुत सारी इस तरह से आपको ये स्पोरेंजिया इसमें लगी हुई आपको दिखेंगी। और वो फंगल हाइफी जिस पर स्पोरेंजिया लगती है, इसको विशेष नाम दे दिया जाता है, इसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। तो ये स्पोरेंजियोफोर इस तरह से इसमें स्पोरेंजिया को धारण करता है, और स्पोरेंजिया में तमाम सारे स्पोर्स बन करके इकट्ठे रहते हैं। और जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब इसकी स्पोरेंजिया वाल जो है ये ब्रेक हो जाती है, और ये स्पोर निकल करके ऐसे जमीन पर पड़े रहते हैं। जमीन में जो भी आधार जिस पर ये उगा था उस पर पड़े रहते हैं, और इसको अनुकूल परिस्थिति मिलने पर, जैसे ताप, दाब और नमी इसको मिलने पर, ये स्पोर जो है इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये अंकुरित हो जाता है, और ये फिर से अंकुरित होकर के नए फंगल हाइफी को जन्म देता है इस तरह से, और इसमें फिर से स्पोरेंजियम का विकास हो जाता है इस तरह से। तो ये कवकों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि है। जितने भी कवक हैं, अधिकांश कवकों में इस तरह से अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो कवकों के अलावा कुछ शैवालों में भी स्पोर्स के द्वारा जन्म होता है। अनेक शैवाल से और कुछ ब्रायोफाइट्स में, कुछ टेडोफाइट्स में भी स्पोर्स के द्वारा जनन पाया जाता है। अनेक शैवालों में जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके आधार पर इनको नाम दे दिया जाता है। जैसे कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो चलने में सक्षम होते हैं, उनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं जो जल में तैर लेते हैं या हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं। इनको जू स्पोर्स कहा जाता है। ऐसे स्पोर्स जो चलने में सक्षम हो, इनको जू स्पोर्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ एक स्पोर्स ऐसे होते हैं विभिन्न पौधों में जिनमें स्पोर्स चल नहीं पाते हैं, स्थिर होते हैं, तब उन्हें एप्लाइनोस्पोर्स कहा जाता है। ये एप्लाइनोस्पोर्स जो होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं पाते, वहीं पर आधार पर गिर करके वह अंकुरित होते हैं। जैसे कि यूरोथ्रिक्स एक शैवाल है, उसमें एप्लाइनोस्पोर्स पाए जाते हैं, लेकिन उसी में जू स्पोर्स भी पाए जाते हैं। उसमें दोनों प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। कुछ नीली हरी शैवाल में सुप्त स्पोर्स पाए जाते हैं, हिप्नोस्पोर्स। नीली हरी शैवाल में कुछ हिप्नोस्पोर्स पाए जाते हैं या सुप्त स्पोर्स पाए जाते हैं, जो सामान्य परिस्थिति में आपको सुप्तावस्था में दिखेंगे, जो सामान्य परिस्थिति में सुप्तावस्था में रहते हैं, परंतु जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये सक्रिय होकर के, अंकुरित होकर के नए थैलस को या नए पौधे को जन्म देते हैं। इसके अलावा राइजोपस और म्यूकर में जो होते हैं उसको आप स्पोरेंजियोस्पोर्स कह देते हैं, जो स्पोरेंजियम में बनते हैं। और कुछ
जो नीली हरी शैवाल होते हैं जिनमें निश्चेष्ट स्पोर पाए जाते हैं, वो देखने में उनमें कोई विशेष संरचना नहीं होती है, बस एक उसका सेगमेंट ही उनकी थैलस का एक सेगमेंट हो निश्चेष्ट अवस्था में पड़ा रहता है, परंतु अनुकूल परिस्थिति आने पर वो पुनः नए पौधे के रूप में वो विकसित हो जाता है, जिसे हम एकाइनीट या निश्चेष्ट स्पोर कहते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार के स्पोर है जो अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, इनके द्वारा अलैंगिक जन्म होता है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणुजनन अलैंगिक जन्म की एक प्रमुख विधि है। अब अगली विधि हम अलैंगिक जनन की अगली विधि मुकुलन। अलैंगिक जनन की तीसरी विधि मुकुलन, बडिंग। बडिंग या मुकुलन भी एक कोश की पादप ईस्ट में पाया जाता है। यह ईस्ट का प्रमुख लक्षण है। ईस्ट में जो एक कोशिका होती है, ईस्ट एक कोश की कवक है, ये इसका केंद्रक हो गया, ये सेल हो गई और ये न्यूक्लियस। ये सेल जब मैच्योर हो जाती है तो इस जब सेल एक निश्चित परिपक्वता पर पहुंचती है तो इस कोशिका का जो केंद्रक है, केंद्रक ऊपर की ओर हल्का सा ऐसे वृद्धि करना रहता है इसमें, और उसी समय केंद्रक की वृद्धि के समय ही इस कोशिका के एक किनारे पर हल्की सी उभार या बड के रूप में इमर्ज होती है। एक आउटग्रोथ के रूप में एक बड जैसी संरचना बनने लगती है और यही आगे चल के बढ़ती जाती है। ये बड आगे बढ़ने लगी और इसके जो केंद्रक का भाग है ये बढ़कर के इधर की ओर जाने लगा। और केंद्र का थोड़ा टुकड़ा टूट करके इसमें चला गया, बाकी इधर आ गया। ये बड बन गई। ये जो मुकुल या बड जो बना, अब ये पैरेंट सेल से कुछ समय बाद ये पैरेंट सेल हो गई और ये पैरेंट सेल से ऐसे जो डीअटैच हो गई। ये आपकी न्यू सेल हो गई। तो इस तरह से जो क्या हुआ इसमें, पहले मैच्योर सेल में किनारे पर एक बड इमर्ज हुई, छोटी सी आउटग्रोथ ऊपर की तरफ निकलने लगी, केंद्रक ऊपर की ओर अपवृद्धि करने लगा, फिर इस केंद्रक का किनारे का भाग ऊपर की ओर इस बड में बढ़ने लगा। धीरे धीरे बड बढ़ती गई और बड बढ़ करके ये मातृ कोशिका से अलग हो गई और केंद्रक का भी छोटा सा पार्ट टूट करके उसमें चला गया। इस तरह से मातृ कोशिका से नई संतति कोशिका अलग हो गई, डीअटैच हो गई, ये नई कोशिका बना ली और पैरेंट कोशिका फिर पहले की जैसी हो गई और एक नई कोशिका या नई ईस्ट सेल का विकास इस तरह हो गया मुकुलन द्वारा। कभी कभी क्या होता है, इस ईस्ट सेल पर ये जो मुकुल बनती है, इस सेल पर जो मुकुल बनती है, ये मुकुल कई बार विभाजन के बावजूद भी अलग नहीं होती है। ये एक के ऊपर एक कोशिकाओं की चेन लगती चली जाती है। इस कोशिकाओं की चेन को स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। स्यूडोमाइसीलियम, माइसीलियम जैसे कवकों का मुख्य लक्षण है, कवक तंतुओं के जो पूरे कंबाइंड स्वरूप को कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है। उसी तरह ये माइसीलियम इसको कहा गया, लेकिन स्यूडोमाइसीलियम इट इज फॉल्स माइसीलियम, नॉट ट्रू माइसीलियम। और कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशंस में या वन वर्ड क्वेश्चन में कि स्यूडोमाइसीलियम किस कवक में पाया जाता है, तो वास्तव में माइसीलियम नहीं है, इसलिए इसको स्यूडो कह दिया गया और ये ईस्ट का है।
आप लोगों को तब भ्रम में रहता है कि ईस्ट एक कोश की कवक होता है, उसमें माइसीलियम जैसी संरचना बनती ही नहीं होगी, तो सीलोमाइसीलियम की बात ही नहीं है। लेकिन वहां ध्यान रखने वाली बात है, यही मुकुलन के कारण कभी कभी एक के ऊपर एक कोशिकाओं की सीरीज लगती चली जाती है, इस कोशिकाओं की सीरीज को ही आप स्यूडोमाइसीलियम कहेंगे। तो वहां पर आपका उत्तर होगा स्यूडोमाइसीलियम फाउंड इन ईस्ट। तो ओके, दिस इज द asexual reproduction by the method of budding in east cell। हम अगली विधि है अलैंगिक जनन की। अगली विधि आप लोग पढ़ेंगे कलिका निर्माण या जेम्यूल फॉर्मेशन। चौथी विधि अलैंगिक जनन की चौथी विधि कलिका निर्माण जेम्यूल फॉर्मेशन। जनन की अलैंगिक जनन की पौधों में बहुत कॉमन विधि नहीं है, परंतु कभी कभी कुछ पौधों में, कुछ बहुकोशिकीय पौधों में उनके थैलस पर या शरीर पर, जैसे फ्यूरेरिया है या कुछ और ब्रायोफाइट्स हैं, उनके थैलस पर आगे की ओर एक, ये उनका थैलस हो गया, थैलस पर आगे की ओर एक कलिका जैसी संरचना बन जाती है, और यही कलिका जैसी संरचना जिसको जेम्यूल कहते हैं, ये टूट करके आधार पर गिरती है और अनुकूल परिस्थिति में यही फिर से अंकुरित होकर के नए थैलस को जन्म देती है। तो ये भी जनन की एक जेम्यूल फॉर्मेशन भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं, कुछ एक ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। जनन अलैंगिक जनन की अगली विधि है आपकी खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। अलैंगिक जनन की अगली विधि खंडी भवन या इसी को आप विखंडन कह सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन यह जनन की ऐसी विधि है जो निम्न कोटि के शैवालों में मुख्यतया जो सूत्रवत शैवाल हैं उनमें मुख्यतया पाई जाती है, और कुछ एक ब्रायोफाइट्स में भी जनन की यह विधि पाई जाती है, और वो भी ब्रायोफाइट्स की जो प्रोटोनीमा अवस्था होती है, प्रोटोनीमा अवस्था में ये ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कोशिकीय शैवालों में आपको देखने को मिल जाएगी। यह जनन की सरल विधि है। इसमें जो मात्र थैलस या पौधे का मात्र सूत्र जो है, ये सूत्र हो गया, बहुकोशिकीय है तो बहुकोशिकीय, ये जो थैलस या सूत्र है शैवालों का, ये कुछ कारण से अपने सेगमेंट पर से ऐसे टूट करके अलग हो जाता है। ये टूट करके दो टुकड़े हो गए इसके, या कभी कभी एक कोशिका ही टूट करके अलग हो जाती है, और ये अलग होकर के ऐसे पड़ा रहता है, और ये फिर से एक नए प्लांट में और ये फिर से एक नए प्लांट में विकसित हो जाता है। वास्तव में ये एक पुनरुद्भवन की, रिजनरेशन की एक विधि है, जिसमें एक पैरेंट पादप या मातृ पादप का शरीर का कोई टुकड़ा दो या दो से अधिक टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और तब प्रत्येक फ्रेगमेंट्स या प्रत्येक खंड उसका जो होता है वो पुनरुद्भवन करके या रिजनरेट करके एक नए पादप को जन्म देता है। तो ये मुख्यतः सरल शैवालों जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जो सूत्रवत ब्लू ग्रीन एल्गी है, और हरी शैवाल है जो सूत्रवत है, उनमें ये विधि मुख्यतः पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट्स के प्रोटोनीमा में भी ये लक्षण देखने को मिलता है कि उनके पेरेंट्स थैलस से, उनके प्रोटोनीमा से जब ये टुकड़े टूटकर अलग हो जाते हैं तो रिजनरेट करके नए पादप को जन्म दे देते हैं। अब अलैंगिक जनन की अगली विधि है जेमा निर्माण द्वारा। छठी विधि जेमा निर्माण। यह जनन की विधि
कुछ हेपेटोकॉप्सिडा के मेंबर, कुछ ब्रायोफाइट्स जो हेपेटोकॉप्सिडा के मेंबर, जैसे मार्केंसिया। मार्केंसिया एक ब्रायोफाइट है। उसमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो पौधा है ये उसका थैलस है, इस तरह से होता है। ये डार्सीवेंट्रल फ्लैट थैलस होता है जो मांसल होता है। इसके ऊपर ये मिट्रिक पाई जाती है थैलस पर, ये डार्सल साइड पर, और वेंट्रल साइड पर इसके राइजोइड्स होते हैं जिसके द्वारा ये आधार में लगा होता है। ये वेंट्रल साइड से ऐसे राइजोइड निकले रहते हैं जिसके द्वारा जमीन पर ये गिरता है। ये इसको एपिकल नाच कहा जाता है। इसी के जो डार्सल साइड है, इसी डार्सल साइड पर इसमें जो मिड्रिब है, मिड्रिब डार्सल साइड पर, इसी मिड्रिब पर छोटी छोटी ऐसे कप जैसी संरचनाएं विकसित होती हैं। जब थैलस मैच्योर होता है तो इसमें ये कप जैसी संरचनाएं ये इस तरह ये विकसित होती हैं। यही जो कप जैसी संरचनाएं विकसित होती हैं, इन कप जैसी संरचनाओं को जेमा कप कहा जाता है। जेमा कप। इन जेमा कप में छोटी छोटी संरचनाएं ऐसे निकली रहती हैं, दानेदार मोतियों की तरह, इस तरह से। ये इन्हें जेमी कहा जाता है। जेमी, प्लूरल में जेमी, सिंगुलर में जेमा। और एक जेमी की अगर संरचना देखें तो ये इस तरह से होती है। उसको अगर बड़ा करके हम देखें, ये ऐसे। यही जो जेमी होती है, जब ये थैलस से टूट करके, ये जेमी इस जेमा कप में लगी हुई है, यही जेमा कप टूट करके जमीन पर गिरते हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं, और ये जेमी अलग हो जाते हैं। और जब ये जेमा अलग हो जाता है, यही जेमा अनुकूल परिस्थिति में ये अंकुरित होकर के नए थैलस को जन्म देता है। तो एक ब्रायोफाइट्स, मार्केंसिया, पेलिया, हेपेटोकॉप्सिडा के मेंबर्स, उनमें ये जनन की अलैंगिक जनन की विधि होती है। इसमें क्या है कि मिट्री पर, इसके जो डार्सल साइड की मिट्री पर कप जैसी संरचनाएं विकसित होंगी जिन्हें जेमा कप कहते हैं। जेमा कप के अंदर छोटी छोटी मोतियों जैसी संरचनाएं विकसित होती हैं जिन्हें आप जेमा कहते हैं, प्लूरल में जेमी कहते हैं। यही जेमी जब थैलस से टूट करके आधार पर या जमीन पर गिरती है और जब अनुकूल परिस्थितियां पाती हैं तो अंकुरित होकर के नए थैलस को जन्म देती है। तो ये जनन की आपके अलैंगिक जनन की विधि हो गई जेमी द्वारा। अब अलैंगिक जनन की अगली विधि है कोनिडिया निर्माण द्वारा। कोनिडिया कोनिडिया मुख्य रूप से कवकों का एक समूह है जिन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टाइल या ड्यूट्रोमाइस्टिस उस क्लास का नाम है। ड्यूट्रोमाइस्टिस क्लास के कवकों में यह जनन की मुख्य विधि होती है। इसके अलावा कुछ एक जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऐसा जीवाणु है जिसके थैलस की संरचना सूत्रवत होती है, जैसे कवकों की संरचना होती है उसी प्रकार से होती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु और फंजाई इम्परफेक्टाइल या ड्यूट्रोमाइस्टिस के जो कवक सदस्य हैं उनमें इस प्रकार की कोनिडिया का निर्माण होता है। कोनिडिया वास्तव में स्पोर्स के जैसी ही संरचनाएं होती हैं। जो इसके पहले आपने जो विधि पढ़ी, तो स्पोर्स निर्माण की जो विधि पढ़ी, तो इसी तरह ये भी कोनिडिया भी उसी तरह की संरचना है। ये भी उस कवक के जिस तंतु पर विकसित होते हैं, कवक के जिस तंतु पर यह कोनिडिया विकसित होती है, इस कवक तंतु को कोनिडियोफोर कहा जाता है।
और ये जो विकसित हुई छोटी छोटी गोल स्पोर जैसी ही संरचना विकसित हुई, इन्हें आप कोनिडिया कहते हैं। अलग अलग कवकों में इन कोनिडिया का आकार आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिल सकता है। तो ये जो कोनिडिया होती हैं ये भी स्पोर्स के जैसी ही संरचनाएं हैं, लेकिन इनमें अंतर इतना होता है, स्पोर्स और कोनिडिया में मुख्य अंतर है, स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनियसली बाउंड होते हैं। ये स्पोर्स एंडोजीनियसली बाउंड होते हैं और कोनिडिया जो होते हैं एक्सोजीनियसली बाउंड होते हैं, यानी इनके ऊपर ये स्पोरेंजियम में विकसित नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र विकसित होती हैं और कोनिडियोपोर्स लगी रहती हैं और फिर टूट करके जमीन पर गिरती हैं। जबकि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं या स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर अंदर बाउंड होते हैं और उस कवरिंग से उसके स्पोरेंजियल वॉल से ढके रहते हैं और स्पोरेंजियल वॉल टूटने पर वो फ्री होते हैं। बस इनमें और बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये जो कोनिडिया होती हैं, अब यही कोनिडिया जमीन पर गिरती हैं या जिस आधार पर उगते हैं उस आधार पर गिरते हैं और अनुकूल परिस्थितियां पाने पर ये अंकुरित होकर के नए कवकों को जन्म देती है। इस तरह से कोनिडिया निर्माण द्वारा कवकों में और स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु में अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने आज अलैंगिक जनन और उसकी विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि ये किन किन पौधों में पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन की 3 विधियां, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अगले दिन हम आपको अलैंगिक जनन के लाभ और उसके आगे लैंगिक जनन के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज हम आपको अलैंगिक जनन और उसकी विभिन्न विधियों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। विद्यार्थियों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।